हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वन टॉपिक में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको करने का कष्ट करें। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक पे ले चलता हूं। ये सिंगल वन शॉट वीडियो रहेगी। इसमें आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये है हमारा चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो बॉडी है, वो किस तरीके से हमारे लिए एक खजाना हो सकती है, एक ट्रेजर हो सकती है। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी सवालों के जवाब जो है इस चैप्टर में हमें मिलेंगे। वो सवाल हैं, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड, से किस तरीके से हमारी बॉडी आसानी से लड़ लेती है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो इन दिनों होती है, और कुछ डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ये ज्यादा कॉमन क्यों है। उसके अलावा एक और सवाल कि क्या हमारे क्लाइमेट में चेंज होने के कारण हमारे डिजीजेस में चेंज, डिजीज ऑफ कोर्स हमारे नहीं होंगे, मतलब डिजीज में चेंज किस तरीके से हो सकता है। उसके अलावा क्या हमारे इमोशंस भी हमें बीमार करते हैं, जैसे कि हम दुखी हों, या फिर ओवर एक्साइटेड में तो कोई बीमार पड़ता नहीं है ऑफ कोर्स। जब हम मेंटली रूप से ठीक नहीं है तो उस दौरान क्या हम बीमार पड़ सकते हैं। और आखिरी सवाल जो है वो है हमारा, व्हाई डू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड मोर देन अदर्स ड्यूरिंग डिजीज आउटब्रेक्स। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई डिजीज, जैसे कोरोना फैला था, तो बहुत सारे लोग बीमार पड़े और बहुत सारे लोग बीमार नहीं पड़े। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इन सारे सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ओके, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स पढ़ाऊंगा सारी चीजों को, क्योंकि करेंगे तो हम वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और ज्यादा बोरियत भी हो जाएगी। सवाल लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, एंड देन आई विल गिव यू द आंसर्स, ओके, व्हाइल रीडिंग। तो पहला हमारा 3.1 ये कहता है कि हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। क्या बीमार नहीं पड़ना सिर्फ इतना ही हेल्थ है, या अगर हम बीमार नहीं पड़ रहे तो ही हम हेल्दी है? क्या इतना ही हेल्थ की डेफिनेशन है? हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है। हेल्थ में आप, अगर आपकी गुड फिजिकल नहीं है, अगर आपका फिजिकली आप गुड नहीं है, ठीक है, आप पॉजिटिव नहीं रहते, दिन भर नेगेटिव बातें करते रहते हैं, ठीक है, और आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, चेंज होते रहते हैं, रिलेशनशिप चेंज होते रहते हैं, तो इस दौरान आप हेल्दी नहीं है। जैसे आप अपने दोस्तों से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी, दिन भर आप कहते हैं कि मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरा दिमाग मत। दिस टाइप ऑफ वर्डिंग शोज दैट यू आर नॉट करेक्ट हेल्दी। आप सही तरीके से बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको आप मार्क कर लेंगे। हेल्दी पर्सन टेक केयर्स ऑफ देयर बॉडी, मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। उसका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, सोचता बहुत अच्छा है, हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचता है, और इंजॉय करता है सोशल लाइफ, अपने आसपास की चीजों से मतलब रखता है, अपने आसपास की दुनिया से मतलब रखता है। ये नहीं कह रहे मुझे इससे मतलब नहीं है, वो कुछ भी कर रहा हूं, मुझे उससे क्या। ये भी एक अनहेल्दी होने की निशानी है। अनहेल्दी, हेल्दी और डिजीज फ्री होना दो अलग अलग बातें हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मान लीजिए कि कोई 8वीं क्लास का स्टूडेंट है, वो एक नए शहर में जाता है और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं। पेरेंट्स उसके बिजी रहते हैं, वो अकेला रहता है, और वो इन सब चीजों से कॉप अप करने के लिए सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लेता है। दिन भर सोशल मीडिया पे दूसरों को स्टॉक करता है, दूसरों को देखता रहता है, फ्रेंड्स नहीं बना पाता, दिन भर उसके सर दर्द रहेगा, उसका वजन गिरता जा रहा है, और अच्छे से सो भी नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर क्या कहेगा उसे कि भाई पहले तो अपनी स्क्रीन टाइम बंद कर, इतना ज्यादा स्क्रीन देखना सही है क्या? नहीं। तो उसको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, काउंसलर से मिलना चाहिए, और काउंसलर और डॉक्टर उसको यही सलाह देगा कि आपको स्क्रीन टाइम कम करके सोशल होना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, जो स्क्रीन टाइम है उसको कम कर दो या बंद कर दो। और आपको क्या होना है बच्चे, आपको होना है सोशल, यानी आपको सामाजिक होना है, आपको 10 तरीके के लोगों से मिलना है, ठीक है।
एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में हेल्थ का ख्याल रखती है, उसे कहते हैं WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है भाई? ये दुनिया भर के लोगों में जो डिजीजेस फैलती है उनकी जानकारी देना, उनके इलाज के सही तरीके बनाना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना, नॉलेजेबल करना इसका काम है। इसने एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मर्ली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ अगर आपको डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। सिर्फ डिजीज फ्री होना हेल्दी होने की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। आपकी मेंटली हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, आपका फिजिकली हेल्थ भी होना चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। ये नहीं कि आप लेथार्जिक होके पड़े हुए हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फोन चला रहे हैं पूरा पूरा दिन, शरीर की कोई चिंता नहीं है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हेल्दी पर्सन जो है वो एडजस्ट करता है अपने पीर ग्रुप्स का मतलब होता है हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, ये सारे हमारे पीर ग्रुप्स होते हैं, और सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स के साथ अच्छा रिश्ता बना के चलता है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं, अगर आप मेंटली ठीक हैं, फिजिकली ठीक हैं और सोशली ठीक हैं, तब जाके आप हेल्दी बनते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा भी ऐसा कहता है। आयुर्वेदा कहता है कि बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड और अपने आसपास सराउंडिंग, तीनों का बैलेंस बना के चलना होगा आपको। यानी आपको अपनी दिनचर्या में, डेली रूटीन में, ऋतुचर्या में, सीजनल, जैसे ठंडी की अलग रूटीन होती है, गर्मी की अलग रूटीन होती है, बारिश के मौसम में अलग तरीके का खाना, तो मौसम के हिसाब से आपको खाना खाना है। जैसे कि ठंड में आप गर्म चीजें ले सकते हैं, ठंडी चीजें खाना मना होता है। इसको बोलते हैं ऋतुचार्य, यानी सीजनल रूटीन, ठीक है। Just wait. इसको बोला जाता है सीजनल रूटीन, यानी आपको सीजन के हिसाब से अपनी चीजों को ढालना है। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, अच्छी नींद लेनी है। अच्छी का मतलब ये नहीं कि दिन भर सोते रहना है, शांत रहना है, माइंड काम होना चाहिए, और ओवरऑल वेलबींग आपका रहना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप टाइम टू टाइम योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस टेक्निक्स, उसमें हम आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, ठीक है, प्राणायाम वगैरह करना और बाकी चीजें। त्राटक के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छी माइंडफुलनेस एक्टिविटी है। उसके अलावा आप जब भी सांसों पे ध्यान लगाते हैं अपने, ब्रीद इन ब्रीद आउट पे, ये सब माइंडफुलनेस है, इसमें हम नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? तो हेल्दी रहने का तरीका क्या है? तो कुछ चीजें आप नोट कर ले। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, तो आप लिखोगे कि देखो, पहले तो आपको अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिनियस फूड, मेंटेन हाइजीन, स्टे इन क्लीन प्लेस, अच्छी जगह पे रहना है आपको, यानी कि अपने आसपास मतलब गंदगी नहीं फैलानी है। जगह से फर्क नहीं पड़ता, आप गांव में रहें, शहर में रहे, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आपका प्लेस जो है वो क्लीन होना चाहिए। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छी का मतलब 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। स्पेंड टाइम विद फैमिली फ्रेंड से बातें करते रहना है, ताकि आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से चल जाए और पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे। तो ये जो 6 चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। पहला, अच्छा भोजन, फूड आपको अच्छा लेना है। दूसरा मैंने बताया, हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने बॉडी की साफ सफाई, नाखून कटे होने चाहिए, बाल अच्छे से बने हुए होने चाहिए, ठीक है, नहाना है, एक जगह साफ होनी चाहिए आपकी, क्लीन प्लेस, अच्छी जगह पे आप रहेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे, एक्सरसाइज करना है आपको डेली, ठीक है। 5वीं चीज है स्लीप लेना है अच्छा, और पूरे दिन नहीं सोते रहना है, और फैमिली के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। ये आप अगर 6 चीजें फॉलो अप कर लेते हैं तो आप स्टे हेल्दी रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको एक अच्छा बैलेंस डाइट खाना है। बैलेंस डाइट क्या होता है? यानी इसमें अच्छी मात्रा में फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, और होल
होल ग्रेन में आपको जैसे कि आपने फ्लोर आटे की रोटी खा ली, व्हीट मतलब, और उसके अलावा आप होल ग्रेन में आप मेज वगैरह ले सकते हैं, मक्का, आप राइस ले सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डाइट लेना है एक दिन में आप सभी तरीके की, ये नहीं कि एक ही चीज पसंद है तो मैं दिन भर वही खाऊंगा, दिन भर वही खाऊंगा, नहीं। ओवरऑल नॉरिशमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बॉडी के आपको सारे फूड जरूरी। उसके अलावा आपको प्रोसेस्ड फूड, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लिम्का वगैरह, ये सब नहीं पीना है। फैटी फूड्स, ज्यादा फैट हो जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल हो, वो नहीं खाना है। शुगरी फूड और ड्रिंक जिसमें ज्यादा चीनी मिली हुई हो जिस ड्रिंक्स में, वो भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, फिजिकली एक्टिव रहना है, आपको बाहर खेलने जाना है। फोन से क्या फर्क पड़ता है, आप फोन मत लीजिए, 1-2 घंटा बाहर खेलने जाइए, उसके बाद वॉकिंग कीजिए, रनिंग करें, आप साइकिलिंग करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। स्क्रीन टाइम आपका लिमिटेड होना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सोशलाइज होने के लिए, थोड़ा गैजेट्स वगैरह के बारे में। 1 hour इज मैक्सिमम इन 2 days। एक दिन में तो आधा घंटा है अगर सिर्फ आपको फोन देखना है, अगर आपको फोन का यूज है, कुछ काम है तो ही, अदरवाइज स्क्रीन टाइम तो आपका 0 होना चाहिए, 0 0 0। अच्छी नींद लेनी है ताकि बॉडी और माइंड रेस्ट कर सके, रिकवर कर सके। योग करना है आपको डेली, या तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम, प्राणवायु का इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, ब्रीदिंग इनसाइड एंड इनहेल एक्सहेल, वो वाली प्रैक्टिस करनी है आपको, जिसमें बहुत सारे आते हैं, आप जानते होंगे, भ्रामरी, भस्त्रिका, कपाल भाती। ठीक है, अलोम विलोम, बहुत सारे प्राणायाम हैं जो आप, जिनकी लिस्ट आप यूट्यूब से देख के कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा आपको ना टोबैको, अल्कोहल और एडिटिव ड्रग्स, खुद भी दूर रहना है और दूसरों को भी ज्ञान देना है कि उन्हें भी दूर रहना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है, हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हम अनवेल हैं, अनहेल्दी हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ काम नहीं कर रहा हो, यानी हमें सिम्टम्स दिखेंगे। तो जब भी आप अनवेल होंगे बच्चे, जब भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, तो इसके लिए क्या होते हैं? इसके लिए होते हैं सिम्टम्स। सिम्टम कैसे होंगे? जैसे कि मान लो आपकी बॉडी में आपको पेन हो रहा होगा, आपको थकावट हो रही होगी, टायर्डनेस, ठीक है, या डिजीनेस। तो ये मेन चीजें हैं। उसके अलावा आपको साइन आ रहा हो, कोई भी बीमारी होती है तो कुछ मेन साइन हमेशा होते हैं, जैसे कि फीवर हो जाना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, फीवर हो जाए आपको, बॉडी में रैशेज आ जाए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, ठीक है, या स्वेलिंग आनी शुरू हो जाए कहीं पे। तो ये अगर सारी चीजें आती हैं तो इसका मतलब है कि आप अनवेल है, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। पेन वगैरह हो कहीं पे, ठीक है, हाई बॉडी टेम्परेचर हो, तो इससे आप डायरेक्ट डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, अपने सिम्टम्स बताएंगे, डॉक्टर आपको दवाइयां देंगे। अब हमारा अगला सवाल आता है, डिजीज क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके कारण, कॉजेस और इसके टाइप्स। एक डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी और माइंड अच्छे से काम नहीं कर सकती, दोनों पे इफेक्ट करता है। हमारी बॉडी भी अच्छे से काम नहीं कर रही होगी, हमारा माइंड भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई एक ऑर्गन बॉडी का या एक से ज्यादा ऑर्गन दिक्कत में हो। अच्छा, इस चैप्टर को अगर आपको बोरियत जैसा फील हो रहा हो तो आप इसको 2x पे लगा के देखें, नोट्स बनाएं, 2 बार रिकॉल करें, एंड आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। सामने बुक खुली होनी चाहिए, 2x पे कर लेना, लाइन टू लाइन मैं पढ़ूंगा एंड यू हैव टू जस्ट लिसन द टॉपिक्स। ओके, इट कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स, एक या ज्यादा, इससे ज्यादा ऑर्गन जब आपके खराब हो जाते हैं तो उस समय आप कह सकते हैं कि आपको कोई डिजीज है, आपको कोई बीमारी है, ऐसा आप उस समय कह सकते हैं, ठीक है। बॉडी का कोई पार्ट, कोई ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा हो। कुछ डिजीज, अब डिजीज जो है बच्चे वो कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाएंगे, ठीक है, कुछ वायरस के द्वारा फैलाए जाएंगे, कुछ फंजाई, वर्म्स, कुछ छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, और यहां तक कि प्रोटोजोआ जो कि एक सिंगल सेल एनिमल है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है,
इसके द्वारा फैलेगा। तो जब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वॉर्म्स या पैथोजेंस के द्वारा कोई बीमारी कोई बीमारी फैलती है तो उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप अच्छा खाना ना खा रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल ना रहे हो, तो भी आपको डिजीज हो जाती है शॉर्ट टाइम के लिए। और कभी कभी शॉर्ट टाइम जो डिजीज है वो लंबे समय के लिए हो सकती है। तो डिजीज को हम कैटेगराइज करते हैं, हमारे पास दो तरीके के हैं, एक तो जो नहीं फैलते हैं और एक तो जो फैलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होते हैं जैसे कि कैंसर, अगर एक बंदे को तो है तो दूसरे को नहीं होगा। डायबिटीज, एक बंदे को है तो दूसरे तक नहीं फैल के जाएगा। अस्थमा हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो गई जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। ठीक है। यानी जो बीमारियां नहीं फैलती है वो पैथोजेंस के द्वारा, पैथोजेंस जो ऊपर नाम बताए मैंने, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वॉर्म्स और प्रोटोजोआ, इनके द्वारा नहीं फैलती। इनको कोई फैलाने वाला नहीं होता, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ये हमारी लाइफस्टाइल, हमारे डाइट, अच्छा खाना नहीं खाना, दिन भर कोल्ड ड्रिंक पीते रहना, पैकेट फूड चबाते रहना, उसके कारण होने वाले डिजीज हैं बेसिकली। तो ये फैलते नहीं है, ये सिर्फ हमें होंगे क्योंकि हमारी गलती है, क्योंकि हम ही अपना मतलब ये घटियापंती कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें हुआ। फिर आते कम्युनिकेबल डिजीजेस जो फैलते हैं। कोरोना जैसी बीमारी के बारे में आपने तो सुना ही होगा, तहलका मचा दिया था। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। ये पैथोजेंस के कारण ज्यादा फैलते हैं, जैसे कि एक पर्सन से ऊपर दूसरे पर्सन में, जैसे कॉमन फ्लू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डेंगू हो जाता है। एक बंदे को हो गया तो दूसरे को भी हो सकता है, सेम मच्छर उसको जाके काट ले। ठीक है, एक मच्छर ने आपको काटा, वही मच्छर जाके दूसरे को काट लेगा तो भी दिक्कत है। फ्लू वगैरह हो सकता है आपको, चिकन पॉक्स हो सकता है। ठीक है। और ये कोविड वाली बीमारी तो आपको पता होगी 2019 के आखिरी मंथ में आई थी। रिसेंट ईयर्स में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर वगैरह, ये ज्यादा कॉमन हो गया है। फैलने वाली बीमारियां कम है, ना फैलने वाली बीमारियां ज्यादा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही खराब है। हम अच्छे से अपना लाइफस्टाइल नहीं जी रहे, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, अनवांटेड फूड मटेरियल खा रहे हैं, अपना खाना प्लान नहीं कर रहे हैं, अपना रूटीन मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, जिस कारण हमें ऐसी बीमारियां हो जा रही है। ठीक है। तो इन नियर बाय ईयर्स में, हमें आसपास के सालों में हमें ये पता लगा है कि लोगों के रहने का तरीका, लोग प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, पैकेज फूड ज्यादा खाते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। एंड लिविंग लॉन्गर लिव्स। टुडे मोस्ट डेथ इन इंडिया आर कॉज्ड बाय एनसीडीज, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, शॉर्ट फॉर्म है एनसीडीज। सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु एनसीडीज के कारण होती है। हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, थायराइड, ये हमारे लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है। ठीक है। मोस्ट डेथ इन इंडिया कॉज्ड बाय एनसीडीज। तो दो तरीके के डिजीज हैं, एक तो कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। सबसे ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण ही मौतें होती हैं। अब हम बात करने वाले कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलती कैसे हैं। जैसा कि मैंने बताया, पैथोजेंस, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ, दूसरे तरीके के जो कीटाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो फैलाने का काम करते हैं। ये पैथोजेंस हवा के जरिए, खाने के जरिए, जब हम ब्रीदिंग करते हैं या जब हम फूड इंटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कोई पानी पीते हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस, पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर या तो नोज के थ्रू एंटर करेंगे या हमारे माउथ के थ्रू एंटर करेंगे, जब हम कोई पानी पिएंगे गंदा या कोई खाना खाएंगे प्रोसेसिंग फूड टाइप। तो जब वो फूड या पानी कंटेमिनेटेड हो जाएगा, बेटे कंटेमिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित, यानी वो कंटेमिनेट हो गया, वो प्रोटोजोआ, वो बैक्टीरिया, वो फंजाई, यानी वो सारे टाइप के पैथोजेंस ने इस पे अपना घर बना लिया और वही पानी हम पी रहे हैं या वही खाना हम खा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये एयर के थ्रू होगा। जब कोई, मान लो मेरे को हो गया या आपको हो गया, किसी पर्टिकुलर पर्सन को हो गया, ए नाम के बंदे को हो गया, अब उसके साथ बी नाम का बंदा रहता है। अब ए नाम का बंदा उसी इन्वायरमेंट में खांस रहा है, छींक रहा है, ठीक है, तो उसके जो माउथ से जो पानी की बूंदे, वाटर ड्रॉपलेट्स गई हैं, वो उस बीमारी को फैलाने का काम करेंगी। ठीक है। हाथ मिलाने से, एक व्यक्ति बीमार है, उसने छींक मारी, दूसरे व्यक्ति, हेलो, आजकल तो यही चल रहा है ना, ठीक है, कोई व्यक्ति आता है, हाथ मिलाता है, आप सोचते भी नहीं हो कि उसके हाथ कितने गंदे हो सकते हैं। शेकिंग हैंड्स इनडायरेक्टली बाय शेयरिंग अपने पर्सनल आइटम, जैसे पर्सनल कपड़े हो गए,
है ना, इनरवियर्स हो गए, या फिर आपके हाइजीनिक सामान हो गए, टूथब्रश हो गया, या फिर बाकी चीजें अगर कोई ऐसा व्यक्ति यूज करता है बीमार व्यक्ति का, तो ये बीमारी फैलना बहुत नॉर्मल है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, फूड वगैरह से फैल सकता है। मस्कीटोज, कुछ पैथोजेंस फैलाने वाले, स्प्रेड करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं। अच्छा, जो फैलते हैं हवा वगैरह के अलावा, वो तो अलग चीज है, पैथोजेंस फैलने का पहला तरीका। दूसरा तरीका है किसी कीटाणु के कीटाणु कह रहा हूं, ये कीटाणु फैलने के लिए कोई मैसेंजर है, कोई लेके जा रहा है, कोई मक्खी है, मच्छर है, ये अगर लेके जा रहा है तो इनको हम वेक्टर्स बोलते हैं, जो इनको फैलाते हैं, जो इनके कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, वाहक बोलते हैं हिंदी में, जो इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लेके जाते हैं, उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डिजीज दो तरीके से फैलते हैं, एयर, वाटर, फूड, एक वो हो गया, और दूसरा जो इनको फैलाते हैं, जो इनके कैरियर्स होते हैं, यानी जिन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दें, और अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो फिर तो पेपर में मार्क्स कटने ही कटने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं, वो फैलता कैसे है, जैसे ये वायरस के थ्रू फैल रहा है, वायरस नीचे और होंगे, किस जगह पे होता है ये। जैसे कॉमन कोल्ड हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, सांस लेने वाले ट्रैक्ट पे करता है। सिम्टम्स कैसे होंगे, आपको कैसे पता लगेगा, जैसे नाक में कंजेशन होने लग गया, सांस नहीं आ रही है, एक नाक बंद हो गया, डिस्चार्ज, वाटर लगातार आ रहा है, रनी नोज है, गला खराब है, फीवर हो रहा है, कफ है, आपकी बॉडी एक हो रही है। ठीक है, कैसे छुटकारा, आप वॉशिंग हैंड कर सकते हैं, हाथ धोना पड़ेगा आपको बार बार, पर्सनल आइटम्स नहीं शेयर करेंगे आप, माउथ को कवर करके रखेंगे, और मास्क पहनेंगे आप जब भी आपको कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा हो जाएगा उस दौरान। फिर आती है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वायरस से फैलने वाली बीमारी है, ये भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाती है। इसमें माइल्ड फीवर, इची स्किन, रैशेस वगैरह आपको दिखेंगे। इसमें कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, कवरिंग द माउथ एंड द नोज, वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। चिकन पॉक्स में आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। फिर आता है मीजल्स, इसमें चकत्ते पड़ जाते हैं स्किन पे और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, फीवर, सॉर थ्रोट रहता है, रेडिश रैशेस पड़ जाते हैं आपके नेक वगैरह पे, ईयर्स पे, स्किन के दूसरे पार्ट पे। इस वाले पेशेंट को अलग रखना पड़ता है, इसे माउथ वगैरह ढक के रखेगा, अच्छा हाइजीन और वैक्सीनेशन लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। इंडिया में टीबी एक समय पर बहुत एकदम तूफान मचा रखा था टीबी ने। टीबी कई तरीके के होते हैं, एक टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी घर वाला टेलीविजन मत समझ लेना, ये टीबी है, बी फॉर बॉय वाला। टीबी ये एक तरीके की बीमारी है जो कम्युनिकेबल भी डिजीजेज है, जो फैल भी सकती है और नहीं भी फैल सकती है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, ये ज्यादातर लंग्स में होता है। इसमें कफ, फीवर, फैटिग ये वाला फैलने वाला है। इनके पास आपको नहीं जाना होता है, इनके कमरा अलग होता है, ठीक है, इनके बर्तन अलग होते हैं, पानी का गिलास, सब कुछ अलग रखना पड़ता है। जो फैलने वाली ट्यूबरक्लोसिस है वो, ठीक है। फिर डिजीज के नाम दे रखे हैं जो कंटेमिनेटेड वाटर वगैरह, फूड वगैरह से फैलते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए है, ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी, हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है, ये इसके सिम्टम्स है। इसमें आपको उबला हुआ पानी पीना पड़ेगा और आपको वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। फिर है कॉलेरा। कॉलेरा बैक्टीरिया से फैलता है। पेट की बीमारियां, उल्टियां बहुत होती है। किसी समय पे कॉलेरा जब होता था तो पूरा गांव का गांव तबाह हो जाता था। इसमें डायरिया और डिहाइड्रेशन, पेट खराब हो जाता है, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो इसमें ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन लेना पड़ेगा। उबला हुआ पानी, ओआरएस का घोल बहुत इसमें फायदेमंद करता है। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, उबला हुआ पानी पीना है, वैक्सीनेशन लगाना है। और लड़के का चित्र बना हुआ है तो ये नहीं समझना कि सिर्फ लड़कों को होता है, ये बॉय गर्ल किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। नीचे टाइफाइड, ये भी एक किसी तरीके की बीमारी जो बैक्टीरिया का होता है, भाई भाई हैं दोनों। इसमें आपको हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द, फीवर, डायरिया वगैरह हो सकता है। टाइफाइड बहुत कॉमन हो जाता है, गंदा पानी पीने की वजह से सबसे ज्यादा होता है टाइफाइड, ये आप समझ लो। पानी को उबाल के पीना होता है, पर्सनल हाइजीन रखना है, साफ सफाई रखनी है, अच्छे से पका हुआ खाना खाना है, और ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं। फिर आता है राउंड वॉर्म्स, पेट के कीड़े, स्कैराइसिस, ये वॉर्म्स इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, स्टूल के जरिए निकलते हैं ये। भूख नहीं लगेगी आपको, बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, पेट खराब रहेगा, लॉस हो जाएगा, और अनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाएगी।
इसमें आप पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं, सैनिटरी हैबिट्स, जहां आप सैनिटरी चीजों का यूज कर रहे हैं जैसे वॉशरूम वगैरह है वो प्रॉपर हाइजीनिक होना चाहिए। तो पहले ये बहुत ज्यादा होता था राउंड वॉर्म्स, जब बच्चे गंदे हाथों से खाना खा ले रहे हैं, मिट्टी वाले हाथ से आ रहे हैं, मुंह में डाल ले रहे हैं खाना, ठीक है। अच्छा खाना खाना है, बॉयल ड्रिंकिंग वाटर पीना है, ठीक है, इजिली ठीक हो जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी दो और देख लो, एक मलेरिया है। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है, ये भी एक पैथोजन है। स्किन और ब्लड पे इंपैक्ट डालता है, फीवर ज्यादा रहेगा, स्वेटिंग होगी और एकदम ठंड लग के बुखार चढ़ेगा। इसमें आपको पीरियोडिक चिल्स, ठंड लग के बुखार चढ़ेगा, मस्कीटो के कारण होता है। तो इसमें आपको जाल लगा के सोना है। मस्कीटो रेपेलेंट्स बहुत सारे आते हैं आजकल, काला हिट, फलाना हिट, ढिकाना हिट, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एडवर्टीजमेंट पे नहीं जाऊंगा, जो आप बेटर लगता है सबसे बढ़िया मॉस्किटो रेपेलेंट्स या नेट्स ज्यादा लगा के सो। मस्कीटो की ब्रीडिंग को रोको जहां गंदा पानी जमा है ना आपके घर के आसपास, ठीक है, नालियां वगैरह है तो उनमें मिट्टी का तेल वगैरह डाल दो ताकि, या फिर घर में कूलर वगैरह है उसको साफ सफाई, चीजें तो आप जानते ही होंगे। डेंगू फीवर, डेंगू फीवर हमारे ब्रेक बोन फीवर, इसको हड्डियों का बुखार भी कहा जाता है। वायरस वगैरह इसमें, वायरस के कारण फैलेगा, स्किन और ब्लड पे इंपैक्ट डालेगा, सर में दर्द रहेगा, मसल्स में जॉइंट पेन होएगा, नाक बहती रहेगी। यूज ऑफ मस्कीटो नेट्स, इसमें भी सेम है, मस्कीटो से फैलने वाली ऑफ कोर्स बीमारी है तो आपको उसे भी देखना पड़ेगा। ओके, जहां पे पानी ठहरा रहता है ऐसे एरिया से आपको जाने से बचना है। कुछ सिंपल चीजें हैं जो प्रिकॉशन आप ले सकते हो इन सारी बीमारियों से बचने के लिए। एक ही कॉमन ये चीजें हैं, 6-7-8 चीजें देख लो। अपने आसपास की जगहों को क्लीन रखना है, डेली नहाना है, आपको हाइजीन रखना है, हाथ को धोना है जब भी आप कोई मिट्टी या कोई चीज छूते हो ताकि आपके बैक्टीरिया और पैथोजेंस रिमूव हो जाए। माउथ को ढक के रखना है, नोज को ढक के रखना है कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पे। मास्क पहनना है हमेशा जब भी आपको बीमारी हो जाए या आपके आसपास कोई बीमार है। टॉवल वगैरह, हैंकरचीफ वगैरह दूसरों को यूज करने के लिए नहीं देना है। होम फूड और वाटर क्लीन रखना है आपको, घर को और खाने को और पानी को सबको साफ रखना है। ऐसे समय पे जब आप बीमार हो आपको घर पे रहना है जब तक आप ठीक ना हो जाए और दूसरों को ना फैले ये बीमारी। कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होते हैं वो वॉर्म्स के जरिए फैलते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, खासकर डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं और ये वहीं पे बैठ के हमारा खाना खा रहे होते हैं। इनको खाना मिल ही जाता है, इनको कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ऐसे जानवर है जो दूसरों की बॉडी में रह के उनका खाना खाते हैं और बदले में उन्हें बीमार भी करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा ये? कंटेमिनेटेड फूड अगर आप खा रहे हो, पानी ठीक नहीं है, मिट्टी ठीक नहीं है, तब आपको होने के आसार ज्यादा हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड पीपल या एनिमल के आसपास हैं तब। फिर ऐसे डिजीज आते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। उन डिजीज के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है, अस्थमा है। ये हमारी लाइफस्टाइल, हमारे रहने के तरीके से होता है, हमारी डाइट से होता है, हम कैसा खाना खा रहे हैं उससे होता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारी है, स्कर्वी, एनीमिया और गोइटर, जो कि कुछ एक न्यूट्रिशन नहीं होगा ना बॉडी में, न्यूट्रिशन नहीं होगा आपके, विटामिन, मिनरल, आयरन वगैरह, उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी से ये बीमारी हो जाएगी। इनको हम डेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है एक बार फिर बता देता हूं। ऐसी डिजीजेस जो किसी एक न्यूट्रिशन की कमी के कारण होती है, जैसे मान लो कोई चीज आयरन की कमी के कारण हो गई, विटामिन डी की कमी के कारण हो गई, ठीक है, रिकेट्स वगैरह। आगे देखेंगे, इसका भी चार्ट आएगा। फिर आते हैं कुछ क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस वो होते हैं जो 3 महीने से ज्यादा बीमार कर देते हैं किसी व्यक्ति को, यानी आपको 3 महीने, 3 मंथ से ज्यादा के समय तक रहेगा वो, तो उसको क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। ये भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो डिजीज बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, डजेंट मैटर, कोई उम्र देख के नहीं होता है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है, हेल्दी ईटिंग अगर अच्छा आप नहीं खा रहे हो तो भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स से भी आपको कुछ डिजीज मिल सकती है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो भी आपको कुछ डिजीज मिल सकती है, जैसे कि ओवरवेट हो जाना, ओबेसिटी हो जाना, मोटापा, ये भी एक बीमारी ही तो है।
और दूसरे कारण हो सकते हैं। ये सारी बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल है। अगर कोई एक व्यक्ति मोटा है तो दूसरे को नहीं कर देगा मोटा, फैलने वाली बीमारी नहीं है, वरना हर व्यक्ति, मोटा व्यक्ति अपनी बीमारी किसी पतले व्यक्ति को दे देता, मोटू पतलू हो जाता है एकदम सीन, ठीक है, तो दोनों फिर फिट हो जाते हैं, मोटू पतलू जैसा कुछ बचता ही नहीं। अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनमें वो डिजीजेस हैं बेसिकली जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट नहीं होते हैं, यानी फैलते नहीं हैं। इसमें सबसे पहले आप ओबेसिटी देखेंगे। ओबेसिटी बेसिकली गलत तरीके से खाना खाना और एक्सरसाइज ना करना। गलत तरीका इन द सेंस अनवांटेड फूड मटेरियल ज्यादा खाना, ठीक है, उससे ये फैलता है। फैलने वाली तो है नहीं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ कोर्स फैलने वाली नहीं है, मतलब फैलना मतलब उस पर्सन को हो जाता है। डायबिटीज, ये इसका सिम्टम आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, प्यास ज्यादा लगना, वेट लॉस, थकान, और बहुत धीरे धीरे डायबिटीज ठीक होता है। कोई भी आपको बीमारी हो जाएगी, कोई चोट लग जाएगा, वो भी बहुत धीरे धीरे ही ठीक होगा। और बाकी हाई ब्लड प्रेशर और ये सब तो हार्ट के डिजीज है, इसका सिम्टम्स अचानक ही आता है। और लाइफस्टाइल में आप एक्सरसाइज को कार्डियो एक्सरसाइज अगर आप ज्यादा करेंगे, कार्डियो बेस्ड, तो उससे थोड़ा सा आपको सुकून मिल सकता है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट की बात करें, क्लास 6 से अब ये शुरू हो चुका है नया तरीका, जिसमें इंडियन साइंटिस्ट को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उनके बारे में बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है। कमल राणा डिवे, ये एक पायनियर, मतलब बहुत फेमस बायोमेडिकल रिसर्चर हैं। इनके बारे में आपको जानना चाहिए। इन्होंने ऐसे हार्मोन्स की खोज की जो कैंसर से लिंक करते हैं, और उनकी इंप्रूवमेंट, उनकी ट्रीटमेंट, उनसे बचाव के उपाय, प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से टोबैको जो है वो टोबैको, डाइट, पोल्यूशन, ये सब चीजें किस तरीके से कैंसर को पैदा करती हैं, ठीक है, और किस तरीके से आपको अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना चाहिए। अगर हम कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन की बात करें तो ओडिशा का नाम इसमें सामने आता है। ओडिशा एक एग्जाम्पल है जिसमें वहां के गांव के लोगों ने टॉयलेट्स बना के और ओपन डिफिकेशन, यानी कि खुले में शौच ना करके या गंदगी ना फैला के, काफी बेहतर एक मिसाल कायम की चाइल्ड हेल्थ में। और यहाँ डायरिया के केस बहुत कम हुए, इन्फेक्शंस के केसेस बहुत कम हुए। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलाने में सैनिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका बेटर सैनिटेशन नहीं है तो फिर पूरे चांसेस हैं कि आप कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके अलावा एक शब्द आता है इम्यूनिटी। देखिए, हमारे शरीर को ज्यादातर दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहता है कि हमारा शरीर जो है, बॉडी पार्ट, वो खुद ही सरवाइव कर सकता है बीमारियों के दौरान, और खुद उस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। तो इसके लिए हमारी बॉडी में होती है इम्यूनिटी। ये हमारी बॉडी का खुद से डिजीज से लड़ने का एक तरीका है। ये एक नेचुरल एबिलिटी है जिसमें बॉडी फाइट करती है, यहां से यहां मार्क कर लेंगे, डिजीजेस से फाइट करती है। इसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी का एक तरीके का हथियार है जो कि हेल्प करता है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो इम्यूनिटी एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। अब इस बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम जो है समय समय पे कई सारी बीमारियों से लड़ते लड़ते जो है, या वो पहली बार आ रहा हो तो बहुत मुश्किल होती है इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप होने में। इसलिए बचपन में ही हमें वैक्सीन्स लगाए जाते हैं। वैक्सीन्स हमें हेल्प करते हैं इम्यूनिटी बिल्डअप करने में। समय समय पे बच्चों को, जैसा आपने देखा होगा, 1 साल से 5 साल के दौरान, 10 साल के दौरान अलग अलग इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसमें पोलियो, मीजल्स, टेटनस, हेपेटाइटिस, अलग अलग इंजेक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर वैक्सीन बनाने के लिए, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर डिजीज है या वायरस है, तो क्या किया जाएगा, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक शील्ड तैयार हो जाए, आप उससे लड़ सकें। इसके लिए क्या करेगी बॉडी जो है, इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप करने के लिए बॉडी को सिखाया जाएगा। कैसे सिखाया जाएगा? इसमें या तो डेड या तो माइल्ड, डेड यानी मरे हुए बैक्टीरिया,
और माइल्ड यानी जो कम नुकसान देते हैं, जिनसे एक्सपोजर कम होगा बॉडी को, वो डाला जाता है बॉडी में वैक्सीन के रूप में। फिर बॉडी फाइट करेगी और बॉडी को पता चल जाएगा कि जब अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया आया, मान लो पोलियो का एग्जांपल देते हैं, बच्चे को पोलियो का टीका लगता है तो बच्चे की बॉडी तुरंत उसके एक्शन देती है और उस पर्टिकुलर पोलियो के जो वायरसेस है उससे लड़ती है, यानी बॉडी सीख जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब उससे बड़ा या कोई भयंकर उसी टाइप का डिजीज आएगा, सेम टाइप का, तो बॉडी को पहले से पता होगा कि इसके लिए मुझे कैसे लड़ना है इससे। तो इसे कहते हैं इम्यूनिटी का बिल्डअप। जो ये हम करवा रहे हैं, बॉडी को सिखा रहे हैं ना, उस तरीके के डेड वायरस या कम संख्या में नंबर जिसके कम हो या जो कम असर देते हैं, उन वायरस से फाइट करवा के हम बॉडी को ये सिखा रहे हैं कि आपको भविष्य में इस तरीके से काम करना है। इस इम्यूनिटी को क्योंकि हमने सीखा है, इसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये प्रोटेक्शन करेगा पैथोजन से, पैथोजन फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजन। तो हमारी बॉडी के अंदर या तो वीक, कमजोर या मरे हुए पैथोजन डाल के हमारी बॉडी को सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक टेटनस का टीका लगा है इंजरी में, तो टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया, इट कंटेन्स इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया टॉक्सिन दैट हेल्प इम्यूनिटी सिस्टम। यानी मान लो आपको टेटनस का शॉट लगा, तो वो क्या करेगा कि टेटनस के आने वाले बैक्टीरिया से जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे लड़ना सिखाएगा। तो इसका लेवल काफी कम करके दिया जाता है ताकि बॉडी इम्यूनिटी जनरेट कर सके। समझ में आ गई बात? इसी तरीके के एक इम्यूनिटी जनरेशन का काम एडवर्ड जेनर ने किया था। एक बहुत तगड़ी बीमारी थी पहले के टाइम पे, स्मॉल पॉक्स। अब ये स्मॉल पॉक्स जो है, ये ऐसी बीमारी थी जिसमें पूरी बॉडी पे दाने दाने निकल जाते थे और बंदे की मृत्यु हो जाती थी, हफ्ते 10 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती थी। बहुत भयंकर बीमारी थी उस समय पे। तो एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, 1700 के टाइम पे उन्होंने देखा कि जो महिलाएं या पुरुष गाय पालते हैं, उनको ये बीमारी नहीं हो रही है, उनको एक दूसरी बीमारी हो रही है, उसको कहते हैं काउ पॉक्स। ये काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स के मुकाबले कम नुकसान पहुंचाता था ह्यूमन बॉडी को और जल्दी 3 से 4 दिन में ठीक भी हो जाता था। तो उनके दिमाग की घंटी बजी कि क्यों ना इंसानों को पहले काउ पॉक्स ही दे दिया जाए। यानी बॉडी में अगर काउ पॉक्स हो जाएगा तो वो कभी भी फिर उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। स्मॉल पॉक्स तो बहुत घातक बीमारी है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि इस काउ पॉक्स, यानी जो गायों को ये पॉक्स हो जाता था, उसमें से उसका वो वाटर निकाल के इंजेक्शन से और फिर हेल्दी व्यक्तियों को लगाना शुरू किया। हर हेल्दी व्यक्ति को ये टीका लगाया गया और देखा गया कि उस व्यक्ति को पहले काउ पॉक्स हुआ और वो 3 से 4 दिन में, हफ्ते भर में ठीक हो गया, लेकिन फिर उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ और उसे पॉक्स जैसी बीमारी ही कभी नहीं हुई। तो ये पहला ऐसा वैक्सीन था जो एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था लोगों को इससे निजात दिलाने में। यहाँ पे उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है और लगातार जो है डिक्लाइन होता चला गया स्मॉल पॉक्स, और आज के टाइम पे स्मॉल पॉक्स ना के बराबर होता है। तो किसी भी सीरियस डिजीज से बचने के लिए वैक्सीन इकलौता बहुत तगड़ा उपाय है बच्चों को बचाने के लिए। और वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव होते हैं, नॉट क्यूरेटिव। ये बीमारी को दूर रख सकते हैं, उससे आपको बचा नहीं सकते। तो बचाने के लिए फिर आपको क्या करना चाहिए, ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो, मान लो कि कोई व्यक्ति को पहले से ही बीमारी हो गई है, स्मॉल पॉक्स हो गया है, तो अब आप उसे चिकन पॉक्स का इंजेक्शन, काउ पॉक्स का इंजेक्शन देके बचा नहीं सकते हो। नहीं, वैक्सीन होती है किसी बीमारी से पहले सिखाने के लिए बॉडी को। अगर वो बीमारी आपको हो गई है, फिर वैक्सीन किसी काम के नहीं, आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जैसे कोरोना के वैक्सीन लगे थे, इसलिए लगे थे ताकि आप उस बीमारी से सीख सको। उसके थोड़े से जीवाणु आपकी बॉडी के अंदर डाले जाएंगे, आप बीमार पड़ोगे और आपकी बॉडी सीख जाएगी। इट्स बेटर। लेकिन बीमारी होने के बाद, मान लो किसी को कोविड हो गया, उसके बाद उसको कोरोना का वैक्सीन, कोवैक्सीन लगेगा, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर वो उसके आसार बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। एक तो पहले ही वायरस है, फिर आप और वायरस डालोगे और खतरे में उसको डालोगे। इंडिया में वैक्सीन की शुरुआत, ऑफ कोर्स इस समय पे इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है बहुत सारी कंट्रियों के मुकाबले, और इंडिया ने कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन बना के, सब जानते हैं,
बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बात करते हैं एक और साइंटिस्ट के बारे में, ये है महाराजा किशन भान। महाराज किशन भान क्या क्या है? ये इंडियन डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी हैं डिपार्टमेंट में, और इन्होंने हेल्प किया साइंस और इनोवेटिव को इंडिया में प्रमोट करने में। इन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन, बहुत तगड़ा वायरस है, इसके बारे में आप सर्च करना, रोटा वायरस, ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन का निर्माण किया और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बहुत बड़ी धूम मचा दी इन्होंने। अब हम बात करते हैं डिजीज के ट्रीटमेंट की। अगर मैं आपको डिजीज के ट्रीटमेंट की बताऊं तो देखिए, मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाती है, बीमारी होने से पहले तो आप वैक्सीन लेंगे ताकि आप उससे बच सके, लेकिन अब बीमारी हो गई तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एंटीबायोटिक्स देता है, जो दवाइयां देता है उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो कि उस बैक्टीरिया को मारेगा जिससे वो बीमारी हुई है, उस बैक्टीरिया को मारेगा जिससे वो डिजीज हुआ है हमें, ठीक है। इसका मेन टारगेट होता है बैक्टीरिया के सेल्स को खत्म करना, लेकिन इससे एक दिक्कत भी है। अच्छा, ये प्रोटोजोआ पे काम नहीं करेगा, सारे पैथोजन पे काम कर जाएगा बट प्रोटोजोआ पे काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। पहला जो एंटीबायोटिक बनाया था वो पेंसिल बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं लंदन के, और इससे काफी लोगों की हेल्प हुई। बैक्टीरिया को मारने में डायरेक्ट मदद करता है पेंसिलिन। पेंसिलिन जो है वो मोल्ड, ब्रेड मोल्ड का जो मोल्ड होता है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है। तो पहला एंटीबायोटिक आपसे पूछा जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाया गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ऊपर की पढ़ाई है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो लाखों लोगों की एंटीबायोटिक्स के कारण हर साल जान बचती है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसा फिनोमेना where bacteria that were earlier killed by a given antibiotic are found to survive and multiply despite treatment with antibiotic। अच्छा, मेरी बात सुनो, मान लो कि कोई बैक्टीरिया है, अब इसको मारने के लिए हमने एंटीबायोटिक दिया, पर ये बैक्टीरिया भी चालाक है, ये अपने आप को मर तो जाएगा, लेकिन कोई एक इसकी जनरेशन ऐसी आएगी जो इस एंटीबायोटिक के उल्टे इलाज ढूंढ लेगी कि ये एंटीबायोटिक इस पे काम ही नहीं करेगा। मैं फिर से बता देता हूं, कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक्स किसी बैक्टीरिया पे पहले तो काम कर रहे होते हैं लेकिन बाद में काम नहीं करते हैं उसी बैक्टीरिया पे, इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्योंकि उस बैक्टीरिया ने ऐसा डेवलप कर दिया है कि अब ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, तो फिर हमें उस एंटीबायोटिक को बदलना पड़ेगा। यहां पे देखो, बताते हैं हम। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे ह्यूमन की बॉडी है, अब मान लो इसको सीरियस इलनेस हो गया और हॉस्पिटल में इसको केयर मिला, अब यही बैक्टीरिया मान लो स्प्रेड हो गया, और स्प्रेड हो गया तो इसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी बन जाएगी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम जानवरों से मिल्क बटर लेते हैं, इसका कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसी जानवरों के स्प्रेड सॉइल इन क्रॉप यील्ड वी मैनो, मान लो ये जानवर मर जाते हैं तो, या फिर इनकी जो वेस्ट होती है उसको हम सॉइल में यूज करते हैं, मिट्टी में, और उससे फसल एग्रीकल्चर में काम लाते हैं, और फिर उसको हम फिर से कंज्यूम करते हैं। तो पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, इंसानों पे, हम पे। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसका एक रेजिस्टेंस ढूंढ लेगा, मतलब इससे बचने के उपाय ढूंढ लेगा, और फिर हमारी बॉडी में आएगा। तो जब रेजिस्टेंस का काम शुरू करता है ये बैक्टीरिया, तो फिर इसका असर कम हो जाता है। आप एंटीबायोटिक लोगे, बैक्टीरिया उसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना देगा। अच्छा, एंटीबायोटिक कभी कभी क्या करते हैं कि वो खराब सेल्स को तो मारते ही मारते हैं। देखो, इसमें से इस वाले ने रेजिस्टेंस बना लिया, ये इस बैक्टीरिया से नहीं मरा, यानी एंटीबायोटिक्स पूरे तरीके से कारगर नहीं है, क्योंकि आजकल बैक्टीरिया भी स्मार्ट हो गए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जो कि इन्फेक्शन से हमें बचा रहा है। फिर धीरे धीरे करके वो बैक्टीरिया अपने लिए एक रेजिस्टेंस तैयार कर लेगा, फिर एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे काम ही नहीं कर पाएगा। कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना ट्रांसफर कर देते हैं गुड पे, और गुड वाला मर जाएगा और वो जिंदा रह जाएगा।
तो बैक्टीरिया समय समय पे, आप एंटीबायोटिक लेते भी रहोगे तो भी उससे कोई फायदा नहीं है, बॉडी को आदत हो गई, बैक्टीरिया को आदत हो गई तो फिर वो मरेगा नहीं। तो इसमें भी चेंजेस आने चाहिए। तो एंटीबायोटिक सब में काम आता है, जानवरों में भी काम आता है, इंसानों में भी काम आता है। कभी कभी एंटीबायोटिक के कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बन जाता है, यानी कि मान लो आप बार बार यूज करो, बार बार, तो बैक्टीरिया ऐसा सीख जाएगा कि ये अब दवाई मुझ पे काम नहीं करेगी। तो कभी कभी हमेशा हर बीमारी के लिए दवाई लेना भी जरूरी नहीं है, इससे ये पता लगता है। ठीक है, मेनली आपको क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है, अपने डाइट को बैलेंस रखना है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, और इसी तरीके से चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना है। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर से जुड़े कोई सवाल हो आपके तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक।